तो आज हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये वाला टॉपिक पढ़ाई करेंगे। इसकी जीन एक्सप्रेशन तो हम समझ ही चुके हैं, सेंट्रल डॉग्मा समझ लिया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ लिया, तो जीन एक्सप्रेशन समझ गए कि डीएनए पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, मीन्स ट्रांसक्राइब होता है, उसके बाद आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। तो यही है जीन एक्सप्रेशन। फिर प्रोटीन मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम में। तो ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल है कि क्या हर एक जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है? तो यहाँ मतलब सभी जीन और ऑलवेज ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि कोई स्पेसिफिक जीन किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो फिर आखिर उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, या वो जीन कैसे रेगुलेट होते हैं, यही जो प्रोसेस है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं। जैसे कि ये लिवर सेल है, जैसे कि ये न्यूरॉन है। अब हमारी बॉडी की हर एक सेल में सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट नहीं, सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। लेकिन क्या उन सभी सेल में सभी सेल्स के सभी जीन्स एक्सप्रेस करते हैं? नहीं, बल्कि जैसे अगर लिवर सेल की बात करें तो लिवर सेल में ये वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि ये प्रेजेंट तो न्यूरॉन में भी है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ऐसे ही न्यूरॉन में ये एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा। दरअसल हम जानते ही हैं कि अगर हमारी बॉडी में एल्कोहल जाएगा तो उसे ब्रेक करेगा कौन? लिवर सेल्स ही ब्रेक करती हैं एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई। एल्कोहल का जो टॉक्सिक नेचर है उसको खत्म कर देती हैं एल्कोहल को ब्रेक करके, उसकी हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है। तो यहाँ ये जीन है, ये जीन बनाएगा ये वाला एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम एल्कोहल को ब्रेक करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, जब जरूरत होगी तब। ठीक है। तो इस सेल में ये खास जीन एक्सप्रेस कर रहा है और किसी खास टाइम पर। इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ ये तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा है। ठीक है, वो भी जब जरूरत होगी तब, ऐसा नहीं ऑलवेज, जब जरूरत होगी तब। ठीक है। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे ये जीन्स रेगुलेट होते हैं? तो दरअसल वो फैक्टर हैं। वो फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं, वो फैक्टर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो बॉडी या सेल की मेटाबॉलिक कंडीशंस हो सकती हैं या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, मीन्स बाहर का जो भी कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो वो कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट लेवल हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है ना, कोई केमिकल सिग्नल हो सकता है, या फिर कोई मैकेनिकल सिग्नल, है ना। तो यहाँ कई टाइप के एक्सटर्नल फैक्टर हैं या कई टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो रेगुलेट करती हैं या जो अफेक्ट करती हैं कब जीन काम करे और कब जीन अपने आप को एक्सप्रेस ना करे। इसके लिए अभी हम अगर यूकैरियोट्स की बात करें
यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जो जीन रेगुलेशन वाला काम होता है ये कई लेवल्स पर होता है। ऐसा नहीं कि केवल कोई एक ही लेवल है या एक ही जगह है जहाँ ये रेगुलेशन होगा, नहीं। जैसे कि अगर ये पूरा प्रोसीजर देखें, जो कि हम देख ही चुके हैं सेंट्रल डॉग्मा वाला, कि ये यूकैरियोट में जो डीएनए है हम जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो वहाँ न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, बल्कि इसको हम ऐसे, ये न्यूक्लियस के अंदर ही सारा फंक्शन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला फंक्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और फिर स्प्लिसिंग वाला काम जो आरएनए है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है बनने के बाद, और वो फंक्शनल आरएनए बनता है, उस वाले प्रोसेस को हम जानते हैं स्प्लिसिंग बोलते हैं। तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। और फिर वो आरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वहाँ ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होता है। तो ये जो रेगुलेशन है वो हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पर हो, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस समय रेगुलेट हो, ठीक है, उस समय या फिर स्प्लिसिंग के टाइम पर, स्प्लिसिंग का मतलब प्रोसेसिंग लेवल है ना, या फिर हो सकता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, जब आरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब ये काम हो, या फिर हो सकता है जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है उस लेवल पर ये रेगुलेशन का फंक्शन हो। लेकिन ये किसकी बात है, यूकैरियोट की बात। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो फिर ये जो रेगुलेशन वाला फंक्शन है सिर्फ एक ही जगह होता है, मेनली मुख्यतः एक ही जगह होता है प्रीडोमिनेंटली, और वो होता है इनिशिएशन, जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है उस जगह, है ना। हम जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है और उसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है, तो प्रोमोटर रीजन पर ही इनिशिएशन होता है। तो इनिशिएशन के टाइम पर ही जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और हम जानते ही हैं कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन हम पढ़ चुके हैं कि दरअसल एक ही प्रमोटर कई जीन्स के लिए, कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए या को रेगुलेट करता है, या ये कहो कि वो जो पॉलीमरेज, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक ही बार में ये सभी पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर ये अलग जीन है इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यहाँ पर अलग जीन है इससे अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यहाँ जीन से अलग पॉलीपेप्टाइड, तो इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक जीन, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड जीन को कोड करने वाला, पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने वाला एक ही जीन प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ कई जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर, तो ये कॉमन प्रमोटर से रेगुलेट हो रहा है। एक और बात, एंड कॉमन रेगुलेटरी जीन्स, दरअसल इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए यहाँ कुछ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो रहा है इन रेगुलेटरी मतलब कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन से, और वो रेगुलेटरी जो प्रोटीन होते हैं उनके लिए यहाँ ये जीन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। तो हमें बात समझ आनी चाहिए कि पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड कॉमन रेगुलेटरी जीन। और इस अरेंजमेंट को, है ना, ये वाला अरेंजमेंट जहाँ ये कंडीशन मौजूद है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ओपेरॉन। दिस इज ओपेरॉन। जैसे पूछा जाए व्हाट इज द ओपेरॉन, तो ओपेरॉन मीन्स इन बैक्टीरिया, है ना, ए अरेंजमेंट इन विच पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो ये हो गया ओपेरॉन। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, लेकिन ये इनका क्या मीन है, लैक का क्या मीन है,
ट्रिप्टोफैन का क्या मीन है ये हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये आई है, आई का मतलब क्या है, वैसे तो यहाँ इनहिबिटर मतलब है, इनहिबिटर। ठीक है, आई का मतलब यहाँ इस स्पेसिफिक ओपेरॉन में आई का मतलब है इनहिबिटर। ठीक है, बहरहाल ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो एक प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, क्या बोलेंगे हम उसे? रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगा? दरअसल हम जानते ही हैं पहले से कि यहाँ प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। क्या? आरएनए पोल। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, और वो अपना जो ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन है यहीं से स्टार्ट करता है, यहीं से इनिशिएट करता है। ठीक है, तो फिर रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगा? दरअसल ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, वो डिसाइड कौन करेगा? ये रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो सकता है पॉजिटिव फंक्शन करे। पॉजिटिव का मतलब कि जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन होगा तब आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इसका फंक्शन पॉजिटिव है। और जब ये प्रेजेंट होगा रेगुलेटरी प्रोटीन, उस समय अगर ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही ना करे तो हम बोलेंगे इसका फंक्शन कैसा है? नेगेटिव फंक्शन है। किसका? रेगुलेटरी प्रोटीन का। तो जब रेगुलेटरी प्रोटीन का फंक्शन नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हम उस रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम रिप्रेसर बोल देंगे कि रिप्रेसर है, जब नेगेटिव काम करेगा। और जब ये पॉजिटिव काम करेगा तब हम इस रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेटर बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, चाहे वो एक्टिवेटर हो या रिप्रेसर हो, ठीक है, ये दरअसल प्रोमोटर के एक खास सीक्वेंस में, प्रोमोटर की एक खास जगह पर, एक खास साइट पर अपने आप को अटैच करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बना प्रोमोटर के एक खास रीजन में अपने आप को बाइंड करता है, तो वो जो रीजन होता है उसका एक खास सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो उस रीजन को या उस खास सीक्वेंस को हम बोलते हैं नाम ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर वो जगह है या वो डीएनए का सीक्वेंस है जो प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट होता है, जहां पर आके अटैच होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, अब इन मोस्ट केसेस द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन। ज्यादातर केस में, ऐसा नहीं हमेशा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर जो बाइंड करता है वो रिप्रेसर होता है, मतलब पॉजिटिव फंक्शन करने वाला कम ही बाइंड करता है। यहाँ ये बात कही गई है। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। तो हर ओपेरॉन या ये कहो ओपेरॉन का जो नाम ही होता है वो अपने ऑपरेटर और रिप्रेसर की वजह से उसका नाम पड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है लैक ऑपरेटर और उसमें प्रेजेंट होता है लैक रिप्रेसर। मतलब यहाँ पर जो रिप्रेसर बनेगा या जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम होगा लैक रिप्रेसर, और यहाँ पर जो ऑपरेटर है हम उसे बोलेंगे लैक ऑपरेटर। ठीक है, अब हम लैक ओपेरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। लैक ओपेरॉन, तो उसके लिए ये देख लेते हैं एक बार। ये बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई में वही एक खास अरेंजमेंट प्रेजेंट है ना, एक खास अरेंजमेंट दिख भी रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो इसमें इसके डीएनए में एक वो खास अरेंजमेंट प्रेजेंट है जो कॉमन रेगुलेटरी जीन और प्रोमोटर से कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, और उसका जो रिप्रेसर है वो लैक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे?
लैकोपेरोन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्यों? क्योंकि इससे प्रोटीन बनेगा, इससे भी प्रोटीन बनने वाला है, इससे भी प्रोटीन बनने वाला है। तो जिस से प्रोटीन बनेगा उस जीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने पर प्रोटीन बनेगा, लेकिन जो इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टार्ट होता है हमेशा कहाँ से? प्रमोटर से। यहाँ पर वो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया प्रमोटर। और ये ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं इसको कंट्रोल करने वाला ये जीन है जिसे हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल ये एक ओपरोन है। क्या है ये? ओपरोन। और लैकोपेरोन क्यों बोलेंगे? हमें पता है, क्योंकि ये जो इस जीन से ये जो बना यहाँ प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, अब क्योंकि जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर अटैच होगा ऑपरेटर पर, उस समय ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। और जब नेगेटिव फंक्शन करेगा ये रेगुलेटरी प्रोटीन तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेसर। अभी अभी देखा था। तो यही है कि इससे बना एमआरएनए और एमआरएनए से बना प्रोटीन, और प्रोटीन जाके अटैच हो जाएगा ऑपरेटर पर, और जब ऑपरेटर पर बाइंड हो गया उस समय आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेसर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही रहता है, ऑफ है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब ये इकोलाई पड़ा होगा ऐसे मीडियम में जहां पर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? लैक्टोज। ठीक है, पता चला एक किसी छोटी सी वेसल में, है ना, कुल मिला के दूध में पड़ा हुआ है, दूध में लैक्टोज शुगर होती है, तो ई कोलाई कहाँ पड़ा हुआ है? दूध में प्रेजेंट है, ये पड़ा हुआ है, तो वहाँ लैक्टोज शुगर है। तो लैक्टोज शुगर इस बैक्टीरिया के अंदर पहुँचेगी। ठीक है, और जब बैक्टीरिया के अंदर पहुँचेगी तो ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर तो होता ही है उसमें, रिप्रेसर है, उस रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगी, है ना। जैसे हमने अभी देखा ये रिप्रेसर था और ये रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगी। कौन? लैक्टोज शुगर। तो ये जो दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंड्यूसर, इंड्यूसर ना बोल के आप बोलो यहाँ पर लैक्टोज। ठीक है, तो ये लैक्टोज जब पहुंची तो ये रिप्रेसर से बाइंड हो गई और ये रिप्रेसर हो गया इनएक्टिव। अब जब ये इनएक्टिव हो गया तो ये बाइंड तो यहाँ करेगा नहीं। ठीक है, और जब ये बाइंड नहीं करेगा यहाँ पर तो फिर आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पर अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया कंप्लीट और ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ क्या, यहाँ पर एमआरएनए बना और एमआरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया। तो जेड जो जीन था, जेड जीन से बना प्रोटीन कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वाई जीन से जो प्रोटीन बना वो बना परमीएज। और ए जीन से जो प्रोटीन बना वो बना ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो लैक्टोज को यहाँ पर इंड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस प्रोसेस को इंड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको इंड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि लैकोपेरोन में जो सीक्वेंस होता है जीन्स का वो क्या होता है? तो आप बता दोगे सबसे पहले जेड जीन होता है, फिर वाई जीन होता है, फिर ए जीन होता है। या फिर कई बार पूछा जाता है कि जेड जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है? तो आप बता दोगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई से क्या बनता है? तो परमीज। ए से क्या बनता है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो जब भी इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, इंड्यूस करने वाला मतलब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, उस समय ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। और जब इंड्यूसर नहीं होगा तो रिप्रेसर उस समय
एक्टिव होगा, ऑपरेटर पर जाके बाइंड हो जाएगा और ये जो प्रोसीजर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये बन गया। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर है जो अंदर आई थी अभी लैक्टोज शुगर, उसको ये डाइजेस्ट कर देता है ना, मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अच्छा, परमीज का भी कुछ काम है क्या? हाँ, ये प्रोटीन दरअसल जो मेम्ब्रेन है, ई कोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। मतलब लैक्टोज अगर बाहर है तो वो आसानी से अंदर आ जाए और अंदर डाइजेस्ट करने वाला कौन प्रेजेंट है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वो उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ये फंक्शन है। तो कुल मिला के जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर लैक्टोज नहीं बचेगा, और लैक्टोज नहीं बचेगा तो फिर ये यहाँ बाइंड नहीं कर सकता, और बाइंड नहीं कर सकता तो फिर ये रिप्रेसर जाके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पर, और ये पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा, है ना, प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे एक आध क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंड्यूसिबल ओपरॉन कौन सा होता है या रिप्रेसिबल ओपरॉन कौन सा होता है। तो दरअसल ये जो लैक ओपरॉन है उसे हम इंड्यूसिबल ओपरॉन बोलते हैं, क्योंकि जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उस समय जो प्रोसेस है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, उस समय प्रोसेस ऑन हो जाएगा, मतलब ये। लेकिन जिस समय यहाँ पर इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा उस समय ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है। वैसे ये हमारे सिलेबस में है नहीं कि यहाँ जो बाहरी फैक्टर है वो प्रेजेंट होगा, उस समय ये जो प्रोसेस है वो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपरॉन। इस वाले को जो हमने पढ़ा, जो हमारे सिलेबस में है, इसे हम इंड्यूसिबल ओपरॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये आप क्वेश्चन देख लोगे। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी क्वेश्चन है ये करके मुझे आज ही की डेट में शाम तक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को सेंड करोगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप एक्टिव हो। ओके, तो बाकी एनसीईआरटी में भी पढ़ना है इस टॉपिक को, और कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर देना, है ना, और उसका फ़ोटो लेके एनसीईआरटी में कि ये प्रॉपर ये वाला टॉपिक, और वॉइस मैसेज में अपना भेज देना जो भी आप बोलना चाहते हो।